नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बीए ऑनर्स पार्ट 3 पेपर 9 के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले के वीडियो में हमने अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का औचित्य था, उसके संदर्भ में चर्चा की थी कि दास्ता का औचित्य क्या है, आधार क्या है और क्यों दास्ता ज़रूरी है, और उसके बाद दासों के प्रति स्वामी का क्या रवैया हो या दासों के प्रति व्यवहार कैसा हो, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अरस्तु के दास्ता के जो विचार हैं उनकी आलोचना के संदर्भ में चर्चा करेंगे। क्योंकि दास्ता वैसे तो मानवीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वर्तमान स्थितियों में या प्राचीन स्थितियों में दास्ता का जो विचार अरस्तु ने दिया है वो किसी भी तरह से उसको प्रासंगिक नहीं बताया जा सकता या न ठहराया जा सकता है। और उसी संदर्भ में कुछ विचारकों ने अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों की आलोचना की है। अरस्तु के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन में उसके दास्ता संबंधी विचार ही ऐसे हैं जिन्हें त्याज या त्यागने योग्य कहा जा सकता है। आलोचकों ने इन्हें अमानवीय, संकीर्ण, क्रूर, यूनानी पूर्वाग्रहों से युक्त की संज्ञा दी है। ये न तो तर्कसंगत हैं, न वैज्ञानिक, न परोपकारी और न ही कल्याणकारी हैं। ये सिद्धांत समानता व स्वतंत्रता के वर्तमान कालीन सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। यहाँ अरस्तु दार्शनिक की भांति नहीं, यूनानी की भांति व्यवहार करता है। यूनानी की भांति व्यवहार करने का अर्थ हुआ कि यूनानियों में जातिगत अहंकार था, उसको दर्शाने की बात भी आलोचकों ने कही है। अतः उनके इस सिद्धांत की आलोचना निम्न प्रकार से निम्न आधारों पर की जाती है। पहला जो आलोचना का आधार है वो है शारीरिक व मानसिक रचना का भेद निराधार है। अरस्तु ने अपने दास्ता संबंधी विचार या उनके औचित्य के संदर्भ में जो बात कही है वो ये है कि दास्ता प्राकृतिक है और मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर या विकृत लोगों को दास बनाया जाना चाहिए या वो दास बनने योग्य ही होते हैं प्राकृतिक रूप से। इस संदर्भ में अरस्तु के अनुसार स्वामी की बौद्धिक क्षमता व सेवकों की शारीरिक क्षमता ही उन्हें स्वामी व सेवक बनाती है। इस अंतर का कोई आधार नहीं है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां शारीरिक शक्ति के आधार पर ही शासक बने हैं। तो पहली जो आलोचना है वो ये इस प्रकार है कि शारीरिक व मानसिक रचना का भेद या अंतर निराधार है। दूसरा जो आधार आलोचना का है, दास्ता का विचार समाज में विभाजन के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि एक तरफ स्वामी और एक तरफ दास, तो समाज दो वर्गों में बंट जाएगा या समाज का विघटन हो जाएगा, जो समाज के लिए, राज्य के लिए शुभकारी या उपयोगी नहीं है, लाभदायक नहीं है। वो समाज के विघटन का कार्य करता है। अरस्तु दास्ता के सिद्धांत में समाज को स्वामी और दासों में विभाजित करता है। जो धनी, साधन संपन्न व दूसरी तरफ साधनहीन होगा, इससे समाज में संघर्ष, असंतोष, अशांति उत्पन्न होगी। इस संबंध में प्रोफेसर रास ने कहा है कि अरस्तु के विचारों को
में अरस्तु के विचारों में संतुलन नहीं है। मानव जाति को कुल्हाड़ी से दो भागों में काट डालता है। इसलिए समाज को दो भागों में बांटकर समाज का विघटन करना, स्वामी और दास के रूप में जो दो भाग बताए हैं अरस्तु ने, उससे समाज में असंतुलन, अशांति, संघर्ष, असंतोष आदि उत्पन्न होगा और समाज दो भागों में बंट जाएगा। तीसरी आलोचना का आधार यह है कि परस्पर विरोधी विचार। अरस्तु के दासता संबंधी विचार परस्पर विरोधी विचार बताए गए हैं। अरस्तु एक तरफ दासों में बौद्धिक व नैतिक गुणों के अभाव की बात करता है और उन्हें नागरिकता देने का समर्थन भी करता है। अरस्तु कहीं भी यह स्पष्ट नहीं करता है कि जन्म से अबौद्धिक व नैतिक गुणों के अभाव वाले दासों में ये गुण कैसे आ पाएंगे। यानी कि वो दास को मुक्त करने की बात भी करता है और उसकी संतान अगर योग्य उत्पन्न होती है तो उसे भी आज़ाद करने की बात करता है। लेकिन ये होगा कैसे? अतः विचारकों ने परस्पर विरोधी विचार माना है। नंबर 4 जो दासता के विचारों की आलोचना का है, दासों के साथ मित्रवत व्यवहार केवल दिखावा है। अरस्तु एक स्वामी व दास की बात करता है, दूसरी ओर उनके मित्रतापूर्ण संबंधों की बात करता है। ऐसे में विसंगति यह है कि यदि उनमें मित्रता के लिए समानता मानी जाए तो उनमें स्वामी व दास के संबंध नहीं रह पाएंगे। अगर स्वामी दास के प्रति मित्रवत व्यवहार करता है तो उनके संबंध दास और स्वामी के नहीं रह पाएंगे। अगला जो आलोचना का आधार है, नंबर 5वां, शासक व शासित का विचार। अरस्तु जब कुछ व्यक्तियों को शासित होने के लिए ही पैदा होना बताता है तो वह उन्हें मानव अधिकारों से वंचित कर देता है, जो कि अनुचित है। नंबर 6, अलोकतांत्रिक सिद्धांत। दासता संबंधी विचार अलोकतांत्रिक है क्योंकि मानव द्वारा मानव का शोषण अलोकतांत्रिक है। यह सिद्धांत लोकतंत्र के दो आधार, समानता व स्वतंत्रता, दोनों के विपरीत है। श्रमिकों को जो समानता के वास्तविक रचयिता हैं क्योंकि उनका ही ज़्यादा रोल है। स्वयं अरस्तु कहता है कि यूनानी अर्थव्यवस्था में दासों का बहुत बड़ा योगदान है। जो उसी रूप में आलोचकों का कहना है कि श्रमिकों को जो समाज के वास्तविक रचयिता हैं उनका समाज में सम्मानपूर्वक रहने का हकदार नहीं मानना न्याय नहीं है। नंबर 7 जो आलोचना का आधार है, जातीय अहंकार का प्रतीक। दासता के प्रश्न पर विचार करते समय अरस्तु ने अपने जातिगत अभिमान व जातीय हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखा है। प्रोफेसर थियोडोर गोम्पर्ज के शब्दों में, जातीय अहंकार को यहाँ दासता की पुष्टि के लिए अपनाया है। उसमें दासता संबंधी विचारों का सार ये निकलता है कि जन्म तथा प्राकृतिक श्रेष्ठता के कारण केवल यूनानी जाति ही स्वतंत्रता एवं स्वामित्व के लिए पैदा हुई है, बाकी अन्य सब जातियों के लोग निकृष्ट हैं। अतः नरसंगिक रूप से परतंत्रता एवं दासता के पात्र हैं। इस प्रकार की घोषणाएं जातिगत अहंकार से परिपूर्ण व्यक्ति ही कर सकता है। थियोडोर गोम्पर्ज ने अरस्तु के विचारों की आलोचना करते हुए कहा है कि यूनानियों के एकमात्र अपवाद को छोड़कर समस्त मानव जाति को सदैव के लिए दासता से अभिशप्त कर दिया गया है। यानी कि जातिगत अहंकार जो दासता के विचारों में अरस्तु का दिखाई देता है, उसके विरोध में ये कहा जा सकता है कि ये समानता स्वतंत्रता के विरुद्ध है, अलोकतांत्रिक है। जातिगत अहंकार के कारण केवल यूनानी लोग ही स्वामी बनने योग्य हैं, बाकी विश्व के लोग सब दास बनने योग्य हैं, जो कि मानव पर कलंक है, अभिशाप है। ये भी एक आलोचना का आधार
विचारकों ने दिया है। नंबर 8 जो आलोचना का आधार बताया है वो है अव्यवहारिक विचार। यदि अरस्तु का यह कथन स्वीकार भी कर लिया जाए कि दासता एवं स्वामित्व के तत्व व्यक्तियों में जन्मजात हैं, तो ये व्यवहारिक कठिनाइयाँ सामने आएंगी कि यह निश्चित किस प्रकार किया जाए कि कौन कौन से व्यक्ति प्राकृतिक रूप से दासता के तत्व के साथ पैदा हुए हैं एवं किनमें संभवतः ही स्वामित्व के गुण विद्यमान हैं। अरस्तु हमें प्राकृतिक दास एवं स्वामी के चयन की कोई सफल विधि नहीं दे पाए हैं। इस कारण भी अरस्तु के दासता संबंधी विचारों की आलोचना की गई है कि प्राकृतिक रूप से कौन बुद्धिमान है और कौन बुद्धिहीन है, इसको सिद्ध करने का या इसके चयन की प्रक्रिया का कोई विज्ञान या इसका कोई नियम अरस्तु नहीं बता पाए हैं। इस कारण भी इसकी आलोचना की गई है। अगली आलोचना का आधार अवैज्ञानिक सिद्धांत माना है। आलोचकों का कहना है कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान का स्वरूप देने वाले अरस्तु ने दास प्रथा को उचित घोषित कर विज्ञान के उज्ज्वल मस्तिष्क पर एक कालिक पोत दी है। अरस्तु यह मानता है कि कुछ व्यक्ति जन्मजात ही मूढ़ होते हैं या मूर्ख होते हैं, परंतु वह इस वैज्ञानिक तथ्य की अवहेलना करता है कि अच्छे व्यवहार, उचित परिस्थितियाँ तथा सही शिक्षा से उस मूर्ख या मूढ़ व्यक्ति को भी बुद्धिमान बनाया जा सकता है। तो ये विचार अवैज्ञानिक है कि जो जन्मजात, अगर ये मान भी लिया जाए कि कोई व्यक्ति जन्मजात प्राकृतिक रूप से बुद्धिहीन या निकृष्ट है, तो वो अच्छी शिक्षा, अच्छे व्यवहार और उचित परिस्थितियाँ के बाद उसको बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति बनाया जा सकता है। और जो अंतिम आलोचना का आधार विद्वानों ने बताया है वो है अवैज्ञानिक सिद्धांत, अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अरस्तु की धारणा है कि दास को अपने स्वामी के व्यक्तित्व में लीन हो जाना चाहिए, जबकि मनोविज्ञान ये सिद्ध करता है कि मानव शरीर संपूर्ण तो कर सकता है, समर्पण तो कर सकता है, परंतु मानसिक समर्पण नहीं कर सकता। अमनोवैज्ञानिक सिद्धांत के संदर्भ में आलोचकों का कहना है कि अरस्तु की धारणा है कि दासता को अपने स्वामी के व्यक्तित्व में लीन हो जाना चाहिए, यानी कि वो पूरी तरह उसके लिए समर्पित हो जाए, जबकि मनोविज्ञान ये सिद्ध करता है कि मानव शरीर समर्पण तो कर सकता है, परंतु मानसिक समर्पण नहीं कर पाता या नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की चाहे वह दास ही हो, मनुष्य होने के नाते अपनी इच्छाएं, भावनाएं और अनुभूतियां होती हैं जिन्हें वह त्याग नहीं सकता। इस प्रकार ये अरस्तु के दासता संबंधी विचारों की आलोचना विद्वानों द्वारा की गई है। दासता संबंधी विचारों के निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि दासता विषयक अरस्तु के विचार अत्यंत अवैज्ञानिक, असंगत और मानवता विरोधी हैं। ईबस्टीन ने लिखा है कि उसकी दासता संबंधी स्वीकृति यह सिद्ध करती है कि किस प्रकार एक बुद्धिमान और महान दार्शनिक, जिसको कि राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, अपने समय की संस्थाओं का और उन पक्षपातों का बंदी होता है जो उन संस्थाओं को तर्क द्वारा औचित्यपूर्ण बतलाती हैं। मैक्सी ने तो दासता के विचारों के विवरण के कारण अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स को अवैध घोषित करने की सिफारिश की है। अरस्तु की समस्त विचारधारा हमें दुराग्रहपूर्ण एवं जातीय अहंकार से ओतप्रोत होने के अलावा अन्य किसी प्रकार से उचित नज़र नहीं आती। मैक्विलेन के शब्दों में, यदि हम इस सिद्धांत का जीवन के तथ्यों या स्वयं अरस्तु के तर्कों के आधार पर मूल्यांकन करें तो इसका पूर्ण निस्तारण स्पष्ट हो जाता है।
आज विश्व मानवता में समानता का सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अरस्तु के विचार उसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं दे सकते हैं। ये दास्ता संबंधी विचारों की आलोचना के संदर्भ में इस क्लास में हमने जाना, और दास्ता संबंधी विचार जो थे उनके संदर्भ में ये दास्ता संबंधी विचार समाप्त हुए। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ पुनः विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।